हम अब ईरान इजराइल युद्ध के दूसरे दिन पर हैं और हैरानी की बात नहीं, मेरे पास कहने के लिए कुछ बातें हैं। आइए इसे चार मुख्य बिंदुओं में विभाजित करते हैं जिन्हें मीडिया या तो तोड़ मरोड़ कर पेश करता है या पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। पहला बिंदु, सुर्खियों पर एक नजर डालिए। CNN, इजराइल और ईरान ने मिसाइल हमले किए। BBC, इजराइल और ईरान के बीच गोलीबारी का आदान प्रदान। और मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा तेहरान के हमास से संबद्ध फैन क्लब तेहरान का पलटवार। अब आइए पूछें, क्या यह तकनीकी रूप से सही है? हाँ और नहीं। हाँ, इजराइल ने मिसाइलें दागी, लेकिन जो बात वे आपको नहीं बताते वह यह है, इजराइल ने केवल सैन्य ढांचे, कमांड सेंटर्स, हथियारों के डिपो और ईरानी शासन के अधिकारियों को निशाना बनाया। इजराइल की एक भी स्ट्राइक नागरिकों को निशाना बनाकर नहीं की गई थी। दूसरी ओर ईरान ने घनी आबादी वाले शहरों पर मिसाइलें दागीं। उनका मकसद सीधा है, अधिकतम नागरिक हताहत। जब मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूं, कम से कम 3 इजरायली नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन जब इजराइल पर हमला होता है तो सुर्खियां तटस्थ, निष्पक्ष और फायर का आदान प्रदान जैसी होती है। जब गाजा पर हमला होता है तो अचानक एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर और मोटे अक्षरों में नरसंहार शब्द छप जाता है। हकीकत क्या है? हमास, हिजबुल्ला, यमन के हूती और ईरान द्वारा दागी गई हर एक रॉकेट का निशाना नागरिक, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल और किंडरगार्टन होते हैं। उनका मकसद हमेशा से इजराइल का विनाश रहा है और मीडिया ने हमेशा उस सच्चाई को छुपाने के लिए ओवरटाइम काम किया है। दूसरा बिंदु, कई ईरानी इजराइल के समर्थन में खुशियां मना रहे हैं। ईरान में सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है। यह इजराइल विरोधी गुस्से से नहीं बल्कि जश्न से भरा है। ईरान के लोग, असली ईरानी नागरिक, इजराइल के हवाई हमलों का जश्न मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि इजराइल ईरान पर बमबारी नहीं कर रहा है, इजराइल शासन पर बमबारी कर रहा है। वही इस्लामी तानाशाही जो दशकों से अपने ही लोगों को जेल में डाल रही है, उन्हें यातना दे रही है और मार रही है। वही शासन जिसने प्रदर्शनकारियों की हत्या की थी, जो महिलाओं को सड़कों पर सिर्फ इसलिए पीटता है क्योंकि उन्होंने हिजाब सही तरीके से नहीं पहना। और पहली बार कोई जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ईरान की जनता के खिलाफ नहीं बल्कि उनके जेलरों के खिलाफ। इसी वजह से ईरानी लोग इंटरनेट पर इजराइल के समर्थन में उमड़ पड़े हैं। इस ईरानी महिला का संदेश सुनिए। यह वायरल हुआ है और इसके पीछे एक वजह है। उसने इसे मुझसे कहीं बेहतर तरीके से समझाया है। मेरे एक दोस्त की माँ ने उसे फ़ोन किया, ट्रंप हम बमों के लिए तैयार हैं। ईरान के लोग आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन मैं ईरान के साथ बातचीत और वार्ता के बारे में थोड़ा-सा टिप्पणी करना चाहता हूँ। अमेरिका में और अन्य जगहों पर हर वह व्यक्ति जो ईरानी मूल का है, ये समझता है कि यह सरकार कूटनीति में आपसे दाहिने हाथ से हाथ मिलाएगी। और बाकी दुनिया में भी जो भी ईरानी मूल का है, वह जानता है कि यह सरकार कूटनीति में आपसे दाहिने हाथ से हाथ मिलाएगी और अपने बाएँ हाथ से गुप्त रूप से यूरेनियम संवर्धन करते रहेंगे। ये जो डेमोक्रेटिक सोच है कि ईरानी वही मानते हैं जो हम मानते हैं और वैसे ही सोचते हैं जैसे अमेरिकी सोचते हैं, ये बहुत भोली और आत्ममुग्ध सोच है। ईरानी लोग बातचीत को नहीं समझते। वे इसे कमज़ोरी के रूप में देखते हैं। उन्हें बातें करना बहुत पसंद है, उन्हें ये देरी बहुत पसंद है। और इसी बीच वे यूरेनियम का संवर्धन जारी रखते हैं। इस ईरानी शासन को केवल एक ही भाषा समझ में आती है, बल की भाषा। यही एकमात्र भाषा है जिसका वे सम्मान करते हैं और जिसे वे सुनते हैं। एक ज़बरदस्त शक्ति जैसा कि इज़राइल ने आज रात किया, वही इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने का एकमात्र तरीका है। तो और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ईरान इराक नहीं है। अमेरिकी लोग आप जानते हैं इराक को देखते हैं और कहते हैं हमने सद्दाम हुसैन को हटा दिया और उससे भी बुरा कोई आ गया। शायद इराक के लोग लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं हैं। ईरान के लोग लोकतंत्र के लिए तैयार हैं और वे इसके लिए बेताब हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ईरान में इस शासन की कमज़ोरी जो इज़राइल ने आज रात की है, उससे वहाँ के लोग उठ खड़े होंगे और अपने खूबसूरत देश को वापस ले लेंगे। तीसरा बिंदु, रूस ने इजराइल की निंदा की।
पहली नज़र में किसे फर्क पड़ता है? रूस हमेशा कुछ गलत ही कहता है, लेकिन ये एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। आइए पीछे चलते हैं। हाँ, तकनीकी रूप से शीत युद्ध तब समाप्त हुआ जब सोवियत संघ भ्रष्टाचार और विफलता के कारण ढह गया था। लेकिन पुतिन का रूस बस एक नया नाम दिया गया तानाशाही है, जो वही पुराना पश्चिम विरोधी झंडा उठाए हुए है। अब पहले के समय में यह रेड ग्रीन अलायंस था। 1950 के दशक से 1990 के दशक तक का कम्युनिस्ट अरब ध्रुव। आज हमारे पास पुतिन इस्लामवादी ध्रुव है, इस्लामो पुतिन, जो पुराने सोवियत अरब गठबंधन का आधुनिक रूप है। ये अजीब लग सकता है कि अतिवामपंथी विचारधारा और कट्टरपंथी इस्लाम एक साथ मिल गए हैं। एक धर्म से नफरत करता है, दूसरा उसी के इर्द गिर्द बना है। लेकिन ये दोनों दो चीजों से एकजुट हैं, तानाशाही और पश्चिम से घृणा। और दुख की बात है कि पश्चिमी प्रगतिशील जगत का एक बड़ा हिस्सा इस नए बुराई के ध्रुव के साथ खड़ा हो गया है। पश्चिमी वामपंथी पंक्ति में आ गए हैं, इस्लामवादियों का बचाव कर रहे हैं, आतंकवाद को जायज ठहरा रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि वे पीड़ित हैं। बिंदु 4, मोसाद और इजराइल वायुसेना ने असंभव को संभव कर दिखाया। मोसाद और इजराइल वायुसेना की सफलता आने वाले वर्षों तक अध्ययन का विषय बनी रहेगी। साहसी, कल्पनाशील, सटीक, ईरान की सैन्य कमान की पूरी शीर्ष श्रेणी का सफाया कर दिया गया। चीफ ऑफ स्टाफ, वरिष्ठ कमांडर। रिपोर्टों के अनुसार ईरान की वायु रक्षा प्रणाली और यहां तक कि उसके परमाणु ढांचे के कुछ हिस्से भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। ऐसा लगता है कि मोसाद के ईरान के अंदर असली ठिकाने हो सकते हैं। किसी दिन हम जानेंगे कि उन्होंने ये सब कैसे किया। लेकिन जो बात अभी से साफ है वह ये है, इजराइल ने यह सब अकेले नहीं किया। इस तरह की सटीकता, इस तरह की खुफिया जानकारी तभी संभव होती है जब सैकड़ों ईरानी अपनी जान जोखिम में डालकर मदद करते हैं, क्योंकि वे इस लड़ाई में विश्वास करते हैं, क्योंकि वे इजराइल में विश्वास करते हैं, और यही हमें असफलता की ओर ले जाता है। गाजा 7 अक्टूबर। इजराइल की खुफिया एजेंसियां इतनी बुरी तरह क्यों विफल रहीं? क्योंकि गाजा में ईरान के विपरीत लगभग पूरी आबादी हमास का समर्थन करती है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ईरान में आम नागरिक अपनी जान जोखिम में डालकर इजराइल की मदद करते हैं ताकि एक साझा दुश्मन से लड़ सकें। गाजा में अधिकांश नागरिक एक ऐसे आतंकी शासन का साथ देते हैं जो खुलेआम इजराइल के विनाश की बात करता है। ये वो बात है जिसके बारे में मीडिया ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आज के लिए बस इतना ही, और अपडेट्स के लिए फॉलो करें। सच्चाई को आगे बढ़ाने में मदद के लिए लाइक करें और कमेंट छोड़ें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखें तो बस विस्कॉन्सिन कमेंट कर दें। और निश्चित रूप से सदस्यता लें, क्योंकि मेरे अगले वीडियो में यह बताया जाएगा कि मैं कभी भी वेस्ट बैंक के बारे में बात क्यों नहीं करता, बल्कि हमेशा विस्कॉन्सिन के बारे में बात करता हूं। बने रहें, अगले वीडियो में मिलते हैं। याल्ला बाय।